सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो लाने में देरी होने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, बट मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा है। पर हाँ, मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड एंड बी सपोर्टिव। तो आज हम मोकरिन की स्टोरी का पार्ट 3 देखेंगे, सो लेट्स बिगिन। यूनियोंग को तेज बुखार हो जाता है। फिजिशियन मून उसका चेकअप करके बोलते हैं, इसे तो बस साधारण जुकाम हुआ है। तुम्हें तो पता ही है, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान को भी कभी ना कभी सर्दी जुकाम हो ही जाता है। इसमें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। इसकी हार्ट बीट तेज है। लगता है जब ये बेहोश हुआ तो ये मेंटली स्ट्रेस में था। लगता है यूनियोंग अपनी कुछ दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मोकरिन पूछती है, क्या वो किसी बात के लिए परेशान है? फिजिशियन मून कहते हैं, हाँ, बहरहाल इसके अलावा भी इसकी सेहत सही है। थोड़ा आराम करने पर ये कुछ समय में एकदम ठीक हो जाएगा। फिजिशियन मून और मोकरिन के डैड और भाई वहां से जाने लगते हैं। डैड मोकरिन से पूछते हैं, मोकरिन, क्या तुम हमारे साथ में नहीं आ रही? मोकरिन कहती है, आप लोग चलिए, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ। डैड बोलते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मोकरिन यूनियोंग को देखते हुए बोलती है, ये सब कैसे हो गया? वो उसके हाथ की ओर देखती है। यूनियोंग ने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा होता है। वो उसे निकालने की कोशिश करने लगती है, पर यूनियोंग ने बेहोशी की हालत में भी कसकर मुट्ठी बांध रखी होती है। तो ये भाले का टुकड़ा होता है जो उसने मोकरिन को गिफ्ट किया था। वो बोलती है, ये तो मेरे उसी भाले का टुकड़ा है जो कल टूट गया था। वो सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात भर ये मुझे ढूंढ रहा था। तभी यूनियोंग होश में आता है। वो उसे अपनी ओर खींचकर बोलता है, मोकरिन। मोकरिन सोचती है, इसका बुखार नहीं उतर रहा। यूनियोंग का शरीर अभी भी जल रहा है। वो बोलती है, हाँ यूनियोंग, मैं यहीं पर हूँ। वो कहता है, मैं शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। लेकिन कल रात मैं बहुत डर गया था। मैं लगातार यही सोचता रहा कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा। मुझे वो पल अब भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लड़की नहीं देखी थी। मोकरिन कहती है, क्या हो अगर मैं डल और अनअट्रैक्टिव हो जाऊं, तो क्या तब तुम्हारे अंदर मुझको लेकर ये प्यार की फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी? यूनियोंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम जो भी हो, जैसी भी दिखती हो या जैसी भी दिखोगी, तब भी तुम हमेशा मेरी मोकरिन ही रहोगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें चाहना बंद कर दूं। मोकरिन सोचती है, ये कैसे हो सकता है? यूनियोंग के पास हमेशा वही जवाब होते हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। ये मुझ पर भरोसा करता है और मेरी इज्जत करता है। उसने मुझे उस रोमांचक दुनिया के बारे में बताया जिसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं पता था। अगर वाकई में यूनियोंग वही पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकती हूँ, तो शायद। तभी यूनियोंग बोलता है, मोकरिन, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोकरिन सोचती है, अरे ये कैसी फीलिंग है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब अगले दिन यूनियोंग पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। वो बोलता है, आपको चिंता में डालने के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मैं आपकी दरिया दिली को कभी नहीं भूलूंगा। फिजिशियन मून बोलते हैं, वैसे हम तुमको लेकर परेशान नहीं थे। वो झटके से उनका हाथ खींच देता है जिससे उनके हाथ में नस चढ़ जाती है। वो उसी जगह ढेर हो जाते हैं। यूनियोंग मोकरिन के पास आकर कहता है, मैंने सुना कि तुम पूरी रात मेरे साथ ही बैठी रही। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया मोकरिन। वो कहती है, कोई बात नहीं। यूनियोंग बोलता है, लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, हाँ? मोकरिन कहती है, क्या तुम अपना कान इधर ला सकते हो? वो धीरे से उसे कुछ बताती है। उसके बाद सुनकर यूनियोंग खुश हो जाता है। वो बोलता है, तो क्या तुम सच कह रही हो? मोकरिन हाँ में अपना सर हिला देती है। यूनियोंग उसे अचानक से गोद में उठाकर कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। वो उसे गोल गोल घुमाने लगता है जिससे मोकरिन को चक्कर आने लगते हैं। वो कहता है, मोकरिन, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। डैड अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी अचानक से यूनियोंग और मोकरिन वहां पर आ जाते हैं। डैड चौंक जाते हैं और गर्म चाय से उनका हाथ जल जाता है। वो उनसे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यूनियोंग बताता है, हम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डैड ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। वो मोकरिन को अकेले में बिठाकर कहते हैं, सच सच बताओ मोकरिन, क्या वाकई में तुम ये चाहती हो? कहीं उसने तुम्हें शादी करने के लिए कोई धमकी या ब्लैकमेल तो नहीं किया है ना? मोकरिन बताती है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया डैड, मैंने खुद ही शादी के लिए हाँ की है। डैड आंख भरकर बोलते हैं, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। काश हमारा कबीला ज्यादा ताकतवर होता। मोकरिन कहती है, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मेरी खुद की चॉइस है। वो सोचती है, हाँ मुझे पता है कि डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर फिर भी मेरा भविष्य मेरे खुद के हाथों में है। रात में वो डैड के कमरे से बाहर आ रही होती है। तभी मोकियन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ में ले जाने लगता है। वो काफी गुस्से में लग रहा होता है। वो उसे एक जंगल में लाकर बोलता है, मैंने डैड से सुना, तुम उस फीन ब्लड वाले से शादी करने के लिए राजी हो गई हो। मोकरिन बोलती है, हाँ ये सच है। मोकियन सख्त आवाज में बोलता है, कान खोल कर सुनो मोकरिन, मैं हमारे कबीले के लिए और ज्यादा ताकत इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। इसमें मुझे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन तुम उम्मीद मत खोना, मैं तुम्हें उस दरिंदे के चंगुल से छुड़ा लूंगा। मोकरिन बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं भाई?
आप मुझे बताइए, कहीं आप लापरवाही से कोई कदम उठाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? मोक्युन कहता है, इसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़ दे। तुम उसके लिए बस एक नया खिलौना हो। ये तो तय है कि जब एक बार तुम उससे शादी कर लोगी और उसकी पत्नी होने का फर्ज निभाने लगोगी, तो तुम कुछ ही दिनों में उसकी नज़रों में फीकी पड़ जाओगी। जब वो समय आएगा, तब वो तुम्हें वापस। तभी वो मोक्रिन की ओर देखता है, जो कि उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। मोक्युन कहता है, मोक्रिन, तुम रो रही हो? उसी समय पीछे से आवाज़ आती है, बस बहुत हुआ, मैं यहाँ खड़ा होकर ये सुन रहा था कि तुम और कितना बोल सकते हो। ये युनयोंग होता है। वो कहता है, अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मैं कई मुद्दों को नजरअंदाज कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं चुप रहा क्योंकि तुम मोक्रिन के भाई हो, जो सिर्फ उसका भला चाहते होगे। मोक्रिन युनयोंग के और बढ़कर बोलता है, मैं कभी भी क्लीन ब्लड के इंसान को। तभी मोक्रिन युनयोंग के सामने आकर अपने भाई से कहती है, प्लीज भाई, ये सब बस एक गलत फहमी है। आप दोनों ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए ढंग से बात नहीं की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी खुशी के लिए दुआ करें। और मैं ये बात तुमसे भी कहना चाहूंगी युनयोंग, तुम खुद को मेरे भाई की जगह रखकर देखो। अपनी इकलौती बहन को खुद से दूर विदा करना आसान नहीं होता। भाई, हम दोनों पहले गांव की ओर चल रहे हैं। घर जाते समय मोक्रिन सोचती है, मैं आशा करती हूँ कि युनयोंग मेरी बातों से हट नहीं हुआ होगा। युनयोंग बोलता है, लगता है अब मेरे ये कहने का समय आ गया है कि अगर तुम इस शादी से पीछे हटना चाहती हो मोक्रिन, तो तुम्हें बस एक शब्द बोलने की जरूरत है और मैं चला जाऊंगा। अगर मैंने जो सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं, वो सिर्फ मेरा वहम था, तो अभी मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। मोक्रिन पूछती है, क्या एक बार चले जाने के बाद तुम यहाँ कभी वापस नहीं आओगे? यूनियन कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कभी नहीं आऊंगा, या फिर शायद मैं तुम्हें बिना बताए वापस आ जाऊं, सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें ना पता चले कि मैं यहाँ आया हूँ। तभी मोक्रिन उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम चले जाओ यूनियन। वो पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें पछतावा नहीं होगा? मोक्रिन बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि मुझे पछतावा ना हो, और तुम मुझे बहुत प्यार करना। युनयोंग उसे गले लगाकर कहता है, क्या ये भी कोई कहने वाली बात है? आई लव यू मोक्रिन, मेरा दिल हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। अब मोक्रिन अपना कबीला छोड़कर जाने को तैयार होती है। उसकी दोस्त उससे रोते हुए कहती है, तुम हमें लेटर जरूर लिखना, और हाँ, हमें भूलना मत, और अपना ध्यान रखना। मोक्रिन कहती है, तुम लोग इतना परेशान मत हो, मैं तो बस हमारे गाँव की तरह एक दूसरे गाँव में जा रही हूँ, और मैं तुम्हें लेटर जरूर लिखूंगी। उसके डैड वहाँ आते हैं। मोक्रिन पूछती है, क्या मोक्युन आपके साथ नहीं आए? डैड नहीं, में अपना सर हिलाते हैं। मोक्रिन बोलती है, मैं जाने से पहले उनसे मिलना चाहती थी। डैड उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम अपना ध्यान रखना और सेहतमंद रहना, ये घर हमेशा तुम्हारा भी रहेगा। मोक्रिन इमोशनल होकर बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं चाओ ट्राइब के मुखिया की बेटी मोक्रिन हूँ। इस तरह मोक्रिन अपना गाँव छोड़कर यूनियोंग के गाँव जाने के लिए निकल जाती है। उसके लिए ये सफर एकदम नया और एक्सपीरियंस से भरा था। वो सोचती है, पता नहीं वहाँ मेरे लिए किस तरह की जिंदगी मेरा इंतजार कर रही होगी। यूनियोंग इशारा करते हुए बताता है, वो देखो, वो हमारा गांव है, हम मेरे गांव पहुंच गए। मोक्रिन सोचती है, तो ये युनयोंग का गांव है जहां अब से मैं रहूंगी। वो दोनों जहाज से उतरते हैं। युनयोंग की मॉम उनके पास आकर बोलती हैं, मेरी प्यारी बहू, वेलकम, यहाँ आओ, जरा मैं तुम्हें गले तो लगा लूं। वो मोक्रिन को उछालकर कैच करने लगती हैं। वो बोलती हैं, तुम तो पंख जैसी हल्की और राइस केक जैसी सॉफ्ट हो, मेरी प्यारी मोक्रिन। मोक्रिन सोचती है, अब मुझे पता चला, युनयोंग अपनी माँ पर गया है। युनयोंग कहता है, मोक्रिन, मेरी फैमिली से मिलो, ये मेरे डैड है, और ये तीनों मेरी छोटी बहनें हैं। वो तीनों गौर से मोक्रिन को देख रही होती हैं। मोक्रिन सोचती है, युनयोंग के डैड काइंड लग रहे हैं, और ये तीनों भी बहुत क्यूट हैं। उसकी सबसे छोटी बहन मोक्रिन के हाथ में एक चूहा देकर बोलती है, ये आपके लिए एक तोहफा है। मोक्रिन उस चूहे से डर जाती है। गांव के लोग मोक्रिन को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिससे उसे काफी डर लग रहा होता है। वो सोचती है, मैं युनयोंग के साथ काफी कंफर्टेबल हूँ, पर उसके कबीले के लोगों के साथ घुलना मिलना थोड़ा मुश्किल है। तभी युनयोंग की बचपन की दोस्त डैन उसे मारकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हें एक लड़की मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम निश्चिंत हो जाओ। युनयोंग बोलता है, क्या तुम मुकाबला करना चाहती हो? डैन बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तभी वो दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। मोक्रिन उन्हें रोकने लगती है। इन दोनों के सर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर मोक्रिन को शौक लग जाता है। वो मन में कहती है, क्या मैं वाकई इस गांव में ठीक से रह पाऊंगी? अब उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी होती है। मोक्रिन इस ब्राइड आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। वो सोचती है, तो ये पल आ गया, मैं इसके बाद युनयोंग की पत्नी बन जाऊंगी। इस तरह इन दोनों की शादी पूरी हो जाती है। रात में मोक्रिन शादी की दावत के खाने के लिए बेहद एक्साइटेड होती है। युनयोंग ड्रिंक कर रहा होता है। वो बोलता है, मोक्रिन। मोक्रिन पूछती है, क्या हमारा खाना आ गया? युनयोंग उसके करीब जाकर कहता है, मैं कब से इसका वेट कर रहा था मोक्रिन। मोक्रिन सोचती है, क्या इसे अचानक से ये क्या हो गया? वो युनयोंग को खुद से दूर हटाकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो?
यूनियन बोलता है, पर तुम्ही ने तो कहा था कि तुम हमारी शादी को लेकर एक्साइटेड थी। मोकरिन बताती है, हाँ, पर मैं शादी की दावत के बारे में बात कर रही थी। अब यूनियन को सारी बातें समझ में आ जाती है। वो बोलता है, इसे मेरी गलती है। मोकरिन बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। यूनियन बोलता है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुमको जानने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें कोई जल्दी नहीं, हम धीरे धीरे करके एक दूसरे को जान लेंगे। मोकरिन कहती है, थैंक यू माई डियरेस्ट। ये सुनकर यूनियन फिदा हो जाता है। अगले दिन मोकरिन सोकर उठती है। वो कहती है, अरे ये मेरा कमरा तो नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसकी शादी हो चुकी है। वो बोलती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पर ये यूनियन कहाँ गया? उसके पहनने के लिए वहां पर कपड़े रखे होते हैं। उन कपड़ों के ऊपर यूनियन का लिखा हुआ एक चिट होता है। उसमें लिखा होता है, मैं क्लेरिंग के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा डियरेस्ट। मोकरिन बोलती है, यानी ये कवच भी मेरे लिए है। वो उस कवच को उठाती है, पर वो बहुत ज्यादा भारी होता है। वो उदास होकर सोचती है, मैं वही कपड़े पहन लेती हूँ जो मैं अपने घर से लाई थी। मोगरिन तैयार होकर बाहर निकलती है। वो कहती है, क्लेयरिंग की ओर जाने का रास्ता कौन सा है? तभी कुछ लोग उसके पीछे से वहां आते हैं। वो मोगरिन से बोलते हैं, तो ये छोटी सी चीज ही यूनियन की दुल्हन है, हाँ? उनमें से एक मोगरिन को उठा लेता है। वो बोलता है, हर नए पर्सन को इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है। चलो, हम इसे ऐसा इंट्रो देते हैं कि ये कभी ना भूल पाए। मोगरिन सोचती है, नहीं, मुझे इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। वो लोग उसे एक जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पेड़ के नीचे बहुत से लोग बैठे होते हैं। वहाँ के आदमी उसे देखकर आपस में कहते हैं, इसने यूनियन को अपने ऊपर कैसे फिदा कर लिया? मैंने सुना है कि इसको भाला फेंकने का शौक है, पर ये तो एक सूखी हड्डी है। उन्हें देखकर मोकरिन को अपने गांव वालों की कई बातें याद आती है। वो गांव गुलामों का एक गिरोह है। ये लोग औरतों को किडनैप कर लेते हैं और इंसानों को बेचते हैं। मोकरिन को उन लोगों से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो सोचती है, मुझे लगा था कि इस कबीले के सारे लोग यूनियन की तरह होंगे। अब मुझे इन सब लोगों के असली चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यूनियन मोकरिन को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। उन लोगों ने मोकरिन को चारों ओर से घेर रखा होता है। वो मोकरिन के सामने जाकर कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी, है ना? चाओ जनजाति के लोग हमसे कहीं ज्यादा नाजुक और कमजोर हैं, इसीलिए उनसे बिहेव करते समय तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। मोकरिन जोर जोर से रो रही होती है। तो असल में ये लोग उसके बाल में लगे रिबन को देख रहे होते हैं, पर उनके बोलने का तरीका थोड़ा अजीब होता है। उन लोगों ने मोकरिन के ऊपर सवालों की बौछार कर दी होती है, जैसे कि वो किस तरह से ट्रेनिंग करती है, क्योंकि उसने यूनियन को एक आदमखोर मछली से बचा लिया था। इन्हीं सवालों की वजह से मोकरिन परेशान हो गई होती है। एक पर्सन यूनियन से कहता है, ये सच में दिलचस्प लेडी है, तुम्हें इस तरह की ब्राइड आखिर कहाँ मिल गई यूनियन? मैंने सुना था कि चाओ जनजाति के लोग बेहद डरपोक और कमजोर होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बहादुर है। अब वो दोनों घोड़े पर सवार होकर घर वापस जा रहे होते हैं। यूनियन कहता है, वो लोग बेहद क्यूरियस थे क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में केवल अफवाहें ही सुनी थी। मोकरिन बोलती है, मैं अपने सामने इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो सब तुम्हारे दोस्त हैं। यूनियन सोचता है, मोकरिन के बालों से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। वो बहुत एम्बैरेस फील कर रहा होता है। मोकरिन पूछती है, यूनियन क्या हुआ? यूनियन बोलता है, हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। वो तेजी से घोड़ा दौड़ाने लगता है। वो दोनों अपने घर के अंदर आते हैं। तभी वहां पर एक पर्सन उनसे कहती है, मुझे किसी से बात करनी है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? यूनियन उसके पास जाकर कहता है, चलो, तुम मुझे अपनी बात बता सकती हो। वो पर्सन बोलती है, थैंक यू, पर मैं लेडी मोकरिन से बात करना चाहती हूँ। तब तक यूनियन अकेले कमरे में बैठा होता है। वो उन कपड़ों को देखता है जो उसने मोकरिन के पहनने के लिए वहां रखे थे। वो लड़की मोकरिन से बताती है, हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक ह्यून नाम का गांव है। मुझे वहां के एक लड़के से प्यार है। उस लड़के के कबीले के लोग चाओ कबीले की तरह अमन और शांति प्रिय लोग हैं। पर अफसोस की बात है, वो लड़का हमेशा मेरी नजरों से बचता रहता है और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो झिझक जाता है। मोकरिन सोचती है, शायद ये लड़की मुझसे सलाह लेने आई है क्योंकि मैं भी ऐसी सिचुएशन में हूँ। वो लड़की पूछती है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसका दिल जीत सकूं? मोकरिन कहती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने उसे रिझाने के लिए क्या क्या किया है? वो लड़की बताती है, जब भी मैं उसके पास जाती हूँ तो मैं एक ही बार में 5 बोरी चावल लेकर जाती हूँ। मैंने उसकी लकड़ी काटने, जंगली सुअरों का शिकार करने में भी मदद की। मैंने उसके खेत के बीच एक बड़ी सी चट्टान को हटा दिया। क्या ये सब काफी नहीं था? तो क्या उसका दिल जीतने के लिए मुझे उसके गांव के सरदार को चुनौती देनी चाहिए? मोकरिन बोलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ऐसा करोगी तो उसे लगेगा कि तुम उसे शादी के लिए मजबूर कर रही हो, या फिर इससे भी बदतर, वो सोचेगा कि तुम उसकी जान लेने आ रही हो। वो लड़की कहती है, अच्छा, क्या ऐसी बात है? मोकरिन बोलती है, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत है। तुम उसके लिए एक फूलों की माला बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसे ही जरूर पसंद आएगा। वो लड़की कहती है, क्या? इन फूलों में ऐसा क्या खास है? उसे जरूरी चावल देना और अपनी ताकत दिखाना, ये फूलों से कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा। मोकरिन बोलती है, नहीं, ये सही नहीं रहेगा। वो लड़की अपने लवर के लिए फूल ले जाने को तैयार हो जाती है। देन अब कुछ हफ्तों बाद वो उसी लड़के के साथ मोकरिन के पास आती है। वो बताती है, हम दोनों जल्द ही शादी कर रहे हैं। मोकरिन बोलती है, मैं तुम दोनों के लिए बेहद खुश हूँ।
वो लड़की बोलती है, इन्होंने कहा कि मुझसे फूल पाकर मेरी और इनकी आंखें खुल गई। वैसे अगर ये चाहे तो मैं हर दिन इनके लिए 100 फूलों की मालाएं बना सकती हूँ। मोकरिन, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमारे लिए जो किया हम उसे हमेशा याद रखेंगे। मैं सभी लोगों को बताऊंगी कि तुम कितनी अच्छी एडवाइस देती हो। मोकरिन सोचती है, क्या तुम ये सबको बता दोगी? काश मुझे इससे कोई परेशानी ना हो। रात के समय मोकरिन और यूनयोंग साथ में होते हैं। यूनयोंग मोकरिन के करीब आता है। तभी कोई मोकरिन का नाम लेते हुए उनका दरवाजा खटखटाता है। यूनयोंग गुस्से से चिल्लाता है, फिर से नहीं। जब से उन दो बेवकूफों ने हमारे गांव भर में अपनी लव स्टोरी के बारे में बातें बताई है, लोग लगातार मोकरिन की मदद मांगने के लिए आने लगे हैं। उसे मेरी ओर ध्यान देना चाहिए, तुम लोगों की ओर नहीं। क्या तुम उन्हें मना नहीं कर सकती? मेरा हनीमून मिट्टी में मिलता जा रहा है। पर जरा 1 मिनट रुको, कहीं वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही? सुबह वो गांव में टहल रही होती है। एक पर्सन उससे कहता है, ये पहली बार है जब पड़ोस की ह्यून जनजाति इस फेस्टिवल में भाग ले रही है। मैं उनके लिए कैसा तोहफा तैयार करूं? मैं चाहता हूं कि ये उनके लिए यादगार रहे। मोकरिन बोलती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन शायद कोई ऐसी चीज जो उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दे। वो सोचते हुए कहती है, लेकिन यहाँ के लोग किसी चीज को गेस करने में बहुत भोले भाले हैं। वो पर्सन बताता है, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं मोकरिन, मैं ह्यून कबीले से ही हूँ। इस गांव में हम में से कई लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। गैर निवासी लोग यहाँ पर बसना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पैसा कमाने के लिए एक अच्छी जगह है। मोकरिन सोचती है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैंने सोचा था कि सारे कबीले एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं और अपने गाँव के बाहर शायद ही जाते होंगे, बिल्कुल चाओ कबीले की तरह। तभी एक आदमी गिफ्ट लेकर मोकरिन के पास जाकर कहता है, मोकरिन, पिछली बार तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया। तुम्हारी सलाह बेहद कामगर थी। ये तुम्हारे लिए है। उसके अलावा कई सारे लोग मोकरिन के लिए तोहफे लाए होते हैं। मोकरिन खुश होकर सोचती है, अब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ के लोग असलियत में कैसे हैं। ये लोग दिखने में थोड़े सख्त हो सकते हैं, पर अंदर से ये सब लोग बेहद दरिया दिल और मिलनसार हैं। शायद मेरे चाओ कबीले को भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। अगली बार जब मैं घर के लिए लेटर लिखूंगी तो उन्हें यहाँ की जिंदगी के बारे में बताऊंगी। मोकरिन को उसका लेटर मिलता है। वो भी मोकरिन को लेटर लिखता है, डियरेस्ट मोकरिन, मुझे अफसोस है कि जब तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हें विदा करने के लिए नहीं आया। उस गलती से मेरे मन पर एक भारी बोझ है। फिर भी मुझे खुशी है कि समुद्र की दूरी होने के बावजूद हम एक दूसरे को खत लिख सकते हैं। मुझे ये सुनकर राहत मिली कि तुम ठीक हो। काश मैं ये अपनी आंखों से देख पाता। वैसे डैड अभी हाल ही में घायल हो गए हैं। मैं तुम्हें ये पहले नहीं बता पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूं। लेकिन शुक्र है कि उन्हें कोई ज्यादा सीरियस चोट नहीं आई। कुछ दिन आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। दर्द की वजह से अपने बिस्तर पर पड़े होने के कारण वो परेशान है। हालांकि तुम हमारे बारे में चिंता मत करना, हमारा डोनवेल आइलैंड सही हाथों में है। डैड के ठीक होने तक मैं सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा हूँ। इस तरह मुझे हमारे कबीले के हितों का ध्यान रखना चाहिए। यही वजह है कि मुझे तुम्हारा लेटर काफी परेशानी भरा लगा। तुमने लिखा था कि यूनियोंग का कबीला बाहरी लोगों को अपने बीच रहने की छूट देता है और जो बातें मैंने उन लोगों के बारे में सुनी है वो सब गलत है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें झूठ बोलने के लिए खुद को मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम हमें सिर्फ बहलाना चाहती हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम असलियत में किस दौर से गुजर रही हो। अगर तुम्हें कभी भी अपने सच्चे घर की कमी महसूस हो तो याद रखना, हमें यहाँ पर डैनवोल आइलैंड पर तुम्हारी वापसी का हमेशा इंतजार रहेगा। तुम्हारा भाई मोकह्युन। मोकरिन इस लेटर को पढ़कर कहती है, ये अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं उन्हें सच्चाई दिखा सकती। यूनियोंग अपने दूसरे कबीले के दोस्त के साथ में होता है। उसका दोस्त कहता है, हमारे डोनवल आइलैंड पर जाने का एक ही कारण था कि हम उन चाओ कबीले वालों को आदमखोर मछलियों से बचा सकें जो कि आती जाती नाव के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमें उनके साथ बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। यूनियोंग बोलता है, नहीं, तुम बस अपना काम करो और इसे मुझ पर छोड़ दो। अब मुझे चलना चाहिए। उसका दोस्त कहता है, मैंने सोचा था कि यूनियोंग शादी के बाद बदल जाएगा, लेकिन वो अब भी बिल्कुल वैसा ही है। वो एक जंगली सुअर का शिकार करके घर वापस आता है। मोकरिन उस सुअर को देखकर डर जाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। यूनियोंग उसे घर के अंदर लेकर आता है। वो बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने सोचा कि तुम्हें हमारी लाइफ स्टाइल की आदत हो गई होगी। मोकरिन कहती है, नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे हर छोटी छोटी चीजों पर याद करना बंद करना होगा। यूनियोंग बोलता है, मैं तुम्हारी दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। ये कितनी प्यारी आवाज है। वो उसके पास एक लेटर को देखकर पूछता है, क्या ये खत तुम्हारे परिवार की ओर से आया है? मोकरिन बोलती है, हाँ, मुझे इसका जवाब लिखना है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या लिखना चाहिए। यूनियोंग उससे वो लेटर पढ़ने को मांगता है। मोकरिन उसे अपने पीछे छिपाकर कहती है, सब ठीक है, इस लेटर में कुछ खास नहीं, मेरे भाई ने बस मेरा हाल चाल पूछा है। वो उस लेटर को एक बॉक्स में रखते हुए सोचती है, मैं यूनियोंग को ये नहीं देखने दे सकती। मोकह्युन को मनाना सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। यूनियोंग पूछता है, क्या तुमने अपने भाई को फिर से नाराज कर दिया? वो बोलती है, नहीं तो। वैसे अगर वो नाराज होगा भी तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अपने परिवार के प्रॉब्लम को लेकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती यूनियोंग। वो मोकरिन की इस बात से हर्ट हो जाता है। वो बोलता है, अच्छा, तुम्हारा परिवार,
मैं समझ गया। मोगरिन बोलती है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरा परिवार तुम्हारा परिवार भी है, पर मैं इसे कैसे कहूँ? अभी ये सब मेरे लिए बहुत नया है, मुझे माफ कर दो। यूनियोंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे ही दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम्हारा पर्सनल लेटर है जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया था। वैसे तुम जरूर भूखी होगी, चलो हम डिनर की तैयारी करते हैं। वो सोचती है यूनियोंग गलत समझ रहा है। अब कुछ दिनों के बाद मोकरिन के घर से आया हुआ लेटर उस बॉक्स से गायब हो जाता है। इससे मोकरिन काफी परेशान हो जाती है। वो अपनी सासू मोम के पास आती है। वो उनसे यूनियोंग के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है, मैंने तो उसे आज नहीं देखा, इस वक्त वो अक्सर पहाड़ों पर रहता है, क्या कोई बात है? मोकरिन कहती है, नहीं, कोई बात नहीं। क्या यहाँ पर गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं? वो सारे बच्चे पढ़ना छोड़कर मोकरिन को देखने के लिए आ जाते हैं, सिवाय यूनियोंग की बहन के। मोकरिन उसकी बहन को देखकर सोचती है, ये तो यूनियोंग की बहनों में से एक है। टीचर के डांटने पर वो सब वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। मोकरिन कहती है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। मॉम कहती है, तुम पहाड़ों पर जाकर देखो, शायद यूनियोंग वहां पर हो। मोकरिन उसे ढूंढते हुए पहाड़ पर आ जाती है। वो सोचती है, पता नहीं वो लेटर कौन ले गया। उसमें जो लिखा है मैं उसे किसी को पढ़ने नहीं दे सकती। काश यूनियोंग ने उसे ना पढ़ा हो, पर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है। उसे किसी की आवाज आती है। पेड़ के पास एक पर्सन खड़ा होता है। मोकरिन उसके पास जाकर उसे पीछे से गले लगाकर कहती है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, तो ये हैंडसम लड़का यूनियोंग नहीं होता। मोकरिन उसका चेहरा देखने के बाद बोलती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने गलती से आपको अपना हस्बैंड समझ लिया। वो पर्सन बोलता है, हमारा इस तरह की खूबसूरत जगह पर मिलना, ये जरूर हमारी किस्मत का चमत्कार है जो हमें साथ में ले आया। वो उसका हाथ चूमकर कहता है, जिस पल मैंने तुम्हें देखा मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारे प्यार का गुलाम बन चुका हूँ। आज से जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे, हम साथ में रहेंगे। ये सुनकर मोकरिन सन्नाटे में चली जाती है। वो सोचती है, ये सब क्या कह रहा है? वो बोलती है, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। वो पर्सन कहता है, तो क्या हुआ? ये छोटी सी बाधा हमारे प्यार को और मजबूत बना देगी। तुम मेरे पास आओ माई लव, तुम्हें मुझसे दूर भागने की जरूरत नहीं। तभी यूनियोंग पीछे से आकर उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, उसे छोड़ दो। वो पर्सन बोलता है, यूनियोंग, कितना समय हो गया है ना? यूनियोंग कहता है, योंदू ह्योंग, तुम चूहे की तरह इधर उधर भागते हो और दूसरे की पत्नियों को परेशान करते हो, हाँ? क्या तुम्हारे पास अपना टाइम पास करने के लिए कोई अच्छा काम नहीं है? मोकरिन सोचती है, लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। युंदो बोलता है, क्या तुमने सच में शादी कर ली? यूनियोंग कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पहले भी यह बात बता चुका हूँ। युंदो बोलता है, मुझे इस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ था। आखिरकार ये कौन सोच सकता है कि एक बिस्तर गीला करने वाला पर्सन इतना बहादुर हो जाएगा कि उसे एक पत्नी मिल जाएगी। यूनियोंग चिल्लाकर कहता है, झूठे कहीं के, वो तो तुम ही थे ना जिसने अपने बिस्तर पर सूसू किया, और जब मैं सो रहा था तो उसे मेरे बिस्तर के साथ बदल दिया और इसका सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। युंदो बोलता है, खैर ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतनी देर तक सोते थे कि तुम्हें पता नहीं चल पाया। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। मोकरिन सोचती है, ये दोनों तो चुप ही नहीं हो रहे। तभी एक अंकल मोकरिन को बताते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं मास्टर युंदो का लेफ्टिनेंट हूँ। ये दोनों बचपन में एक ही टीचर के स्टूडेंट थे। ये जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा कुत्ते बिल्लियों की तरह भिड़ जाते हैं। युंदो बोलता है, मैं उसे अपने साथ में ले जाऊंगा। यूनियोंग, मैं तुम्हें मुकाबला करने की चुनौती देता हूँ। मैं मोकरिन से पहली नजर में प्यार कर बैठा हूँ और मैं उसे अपना बना लूंगा। यूनियोंग गुस्से से कहता है, अच्छा, कैसी बात है, तो फिर तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखते? मोकरिन सोचती है, अरे अब बस भी करो, इसके लिए पहले तुम्हें मेरी परमिशन भी तो मांगनी चाहिए, है ना? वो दोनों मुकाबला शुरू कर देते हैं। मोकरिन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वो दोनों उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। वो सोचती है, ये दोनों मेरी बात सुन नहीं रहे, मुझे कुछ तो करना ही होगा। वो चिल्लाते हुए एक लकड़ी फेंक कर बोलती है, अभी ये सब बंद करो। झगड़ा रोकने के बाद युंदू मोकरिन से कहता है, मुझे अपना परिचय देने दो। मैं हाया ट्राइब का चीफ युंदू हुआंग हूँ। मेरे लोग विरासत के जरिए राज करने में यकीन रखते हैं। तुम मुझसे शादी कर लो और तब तुम्हारे पास जिंदगी भर ऐशो आराम और पैसा रहेगा। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अगर तुम कभी भी इस गंवार से ऊब जाना तो मोकरिन, मैं हमेशा तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार रहूंगा। तभी यूनियोंग मोकरिन को उससे दूर कर देता है। उसके जाने पर मोकरिन कहती है, ये तुम्हारा कितना खुश मिजाज और मजाकिया दोस्त है, हमें कभी कभी इसे चाय पर बुलाना चाहिए। यूनियोंग सख्त आवाज में बोलता है, कभी नहीं, तुम्हें खुद की और लापरवाही करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना कि तुम्हें कहीं उससे मिलना ना पड़े, यहाँ तक कि बाई चांस भी नहीं। मोकरिन उसे देखकर सोचती है, ये बर्फीली निगाह है, यूनियोंग ने पहले मेरी तरफ कभी इस तरह नहीं देखा। वो कहता है, मुझे माफ करना, जब भी बात इस बेवकूफ की आती है तो मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो मोकरिन? वो बताती है, मेरा लेटर खो गया है और मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, और मुझे उस बॉक्स से ये मिला जहाँ मैंने वो लेटर रखा था। ये खोपड़े की हड्डी जैसा कीचेन लग रहा होता है। यूनियोंग बोलता है, अरे ये, तुम्हें उस लेटर को जरूर से जरूर ढूंढना चाहिए। वो बोलती है, यानी वो तुम ही थे, हाँ? यूनियोंग कहता है, इसका क्या मतलब? तुम मुझ पर शक कर रही हो?
मोकरिन सोचती है मुझे इस बात से मना कर देना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सच है कि मैंने यूनियोंग पर शक किया है। वो बोलता है, क्या तुम अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती हो? मोकरिन कहती है, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? यूनियोंग बताता है, तुम्हें उनकी याद आती है ना? वो तो तुम्हारा सच्चा परिवार है जिसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता। तो क्या इसीलिए तुम उस चिट्ठी को इतने बेसब्री से ढूंढ रही हो? मुझे यकीन है कि उसमें प्यार भरे शब्दों में लिखा होगा कि तुम्हें घर बुलाया गया है। तुम्हें यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरे कबीले के कपड़े पहनना पसंद नहीं। मैं हमारी शादी को सफल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर बार सलाह मांगने वाले अपने मेहमानों की मदद करने के बहाने खिसक लेती हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। मोकरिन बोलती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो? वो मन में कहती है, काश तुम्हें ये पता होता कि मुझे अपने एकमात्र घर को छोड़ने और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत को चुनने के लिए अपने मन में कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है। वो कहती है, ये तुम सोचो कि तुम क्या चाहते हो। यूनियोंग बताता है, मुझे पता है कि ये लेटर किसके पास होगा। मोकरिन कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं। यूनियोंग कहता है, प्लीज तुम मुझे मदद करने दो। मोकरिन उसके पीछे पीछे जाते हुए सोच रही होती है, मैंने सोचा था कि हमारी शादी की जिंदगी से जुड़े प्रॉब्लम समय के साथ खत्म हो जाएंगी। हमें इन पर सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स खत्म होने के बजाय इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जैसे लग रहा है हम दोनों के बीच एक गहरी खाई है जिसे पाटना मुश्किल हो गया हो। ऐसा होना पॉसिबल है क्योंकि हम दिल की बात बिना कहे नहीं जान सकते कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। एक झोपड़ी के पास आने पर यूनियोंग बोलता है, मेरे शक के मुताबिक तुम्हारा लेटर यहीं पर होना चाहिए। तभी वहाँ पर यूनियोंग की एक बहन सियोंग वहाँ पर आती है। उसके हाथ में मोकरिन का लेटर होता है। वो मोकरिन को देखते ही वहां से भागने लगती है। मोकरिन बोलती है, रुको, हमें बात करनी होगी। यूनियोंग कहता है, तुम दोनों वापस आओ, इस मौसम में पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक है। पर वो दोनों नहीं रुकते। यूनियोंग भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। सियोंग एक खाई के पास पहुंच जाती है। वो गिरने वाली होती है, उससे पहले मोकरिन उसे पकड़कर अपने पास खींच लेती है। उसके हाथ से वो लेटर छूट जाता है। मोकरिन बोलती है, उसे मत पकड़ो, जाने दो। तभी यूनियोंग उस लेटर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो खाई के किनारे लटक जाता है। मोकरिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकी होती है। वो सियोंग से कहती है, तुम दौड़ कर जाओ और गांव के बड़े लोगों को यहाँ लेकर आओ जल्दी। सियोंग वहां से चली जाती है। मोकरिन यूनियोंग से कहती है, तुम ऊपर चढ़ने के लिए अपने दूसरे हाथ का यूज करो, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। यूनियोंग बोलता है, नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे तुम्हारा लेटर छोड़ना पड़ेगा। यूनियोंग बोलता है, सच तो यह है कि मैं चाहता हूँ कि ये लेटर चला जाए। मुझे इससे बहुत जलन हो रही थी। मैं कितना निराशा भरा हूँ, है ना मोकरिन? मोकरिन चिल्लाती है, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो जैसे कि ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं। यूनियोंग बताता है, अब मुझे ये महसूस हो गया है कि ये कितना डरावना और मुश्किल है। मैं अपनी फीलिंग्स को उस पर्सन से कन्फेस करना चाहता हूँ जिसकी मैं परवाह करता हूँ। शायद यही वजह है कि लोग एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। मैंने खुद से ये मान लिया था कि मेरी पत्नी को मुझे समझने के लिए किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, लेकिन तुमसे यह आशा करना मेरे लिए सही नहीं था। अब से मैं अपने ख्यालों को ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज मोकरिन, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, तुम मेरे साथ ही रहो प्लीज। मोकरिन चिल्लाती है, मैं भला तुम्हें क्यों छोड़ूंगी, लेकिन तुम मेरा हाथ छोड़ने की हिम्मत भी मत करना, ना ही अभी और ना ही भविष्य में। मुझे उस लेटर की जरूरत नहीं, तुम उसे गिर जाने दो और ऊपर चढ़ाओ प्लीज यूनियोंग। तभी वो मोकरिन का हाथ छोड़ देता है और खाई में चला जाता है। वैसे यहाँ पर ये कॉमन सेंस की बात है। वो उस लेटर को अपने मुंह में दबाकर दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ के आ सकता था, पर जो भी हो, ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। बाय द वे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।